हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चला हुआ है जो कि है संघीय कार्यपालिका। ये हमारी पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड हम पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, यानी कि 3 पार्ट्स इसके अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हर वीडियो में हमने 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। और ये सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए फ्रेंड्स सारी वीडियो आपके लिए क्या है, यूज़फुल रहने वाली है। तो प्लीज़ जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उन वीडियोस को जाकर देखिए, ठीक है, और उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड लास्ट वीडियो रहेगी। ठीक है, ये यानी कि हमारा पार्ट कौन सा है, 4th पार्ट है। इसमें भी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 to 30 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज का सेशन अपनी टैगलाइन के साथ, जो कि है रोज़ पढ़ें और आगे बढ़ें। देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब उनकी स्वेच्छा से जो वो निर्णय ले सकते हैं इनमें से वो कौन सा है। वित्तीय आपातकाल घोषित करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो क्या है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णयाधिकार के अंतर्गत मिली है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। मतलब जनरली क्या होता है कि राष्ट्रपति को उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, जबकि अन्य की जो नियुक्ति है वो नियुक्ति जो है वो किससे करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। ठीक है, इसलिए क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग का अधिकरण का भाग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है राज्यों की विधान परिषदें, लोकसभा, राज्यों की विधानसभाएं या फिर राज्यसभा। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि राज्यों की विधानसभाएं। देखिए फ्रेंड्स, जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। जो आर्टिकल 54 है, ठीक है, आर्टिकल 54 के अकॉर्डिंग क्या है, जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या होता है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, लेकिन राज्यों की विधानसभाओं के जो सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन तथा यहाँ पर उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी जो है विल बी द राइट आंसर। उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रज्य होंगी। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो आर्टिकल 356 है, 356 के जो अकॉर्डिंग क्या है, संसद राज्य के लिए नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त अन्य किसी प्राधिकार को सौंप सकती है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब तक तो यह पद्धति रही है कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य से संसद के लिए चुने गए सदस्यों की सलाह पर विधियाँ बनाता है। ठीक है, विधियाँ यानी कि कानून बनाता है, और इन्हीं नियम को इसी कानून को क्या है, राष्ट्रपति के नियम के रूप में भी जाना जाता है। राज्य में जो है, जो इमरजेंसी में राज्य कार्यपालिका बर्खास्त हो जाती है तथा राज्य जो विधायिका है या तो निलंबित हो जाती है या फिर विघटित हो जाती है। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन चलाता है। ठीक है, ये भी आपको मेन पॉइंट याद रखना है। तथा संसद राज्य के लिए कानून बनाती है। तो इस तरह से संक्षेप में हम बोल सकते हैं कि राज्य की कार्यकारी या विधियाँ जो शक्तियाँ हैं वो क्या है, केंद्र को प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, मतलब राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में बताने की उन्होंने क्या क्या पावर्स हैं। ठीक है, संघ के कार्यों के प्रशासन संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को अवश्य संसूचित किए जाने चाहिए। ठीक है, करेक्ट है। राष्ट्रपति विधान के लिए प्रस्तावों से संबंधित सभी सूचना मांग सकता है, ये भी करेक्ट है। राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है कि कोई मामला जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया हो मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाना चाहिए, करेक्ट है ये भी। राष्ट्रपति को संसद के किसी एक सदन में अभिभाषण का और संदेश भेजने का अधिकार है। ठीक है,
तो ये क्या है, इस तरह से हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सभी के सभी ऑप्शन क्या है, सही हैं, यानी कि सभी पावर्स किसको है, राष्ट्रपति को हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक पॉइंट ये भी है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से सूचना मांगने का भी अधिकार होता है। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। आपको ऑप्शन में ऐसे चारों के चार भी दे सकते हैं। ठीक है, या फिर आपसे किसी एक पावर के बारे में भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संवैधानिक प्राधिकारी और नियुक्ति प्रक्रिया के निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है, मतलब किनका मैच सही है। फर्स्ट है अध्यक्ष, लोकसभा अपनी प्रथम बैठक के बाद चुनती है। ठीक है, ये करेक्ट है। और फिर है राष्ट्रपति, विधानसभा और संसद के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचन मंडल के द्वारा क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, मतलब ये चुनाव से रिलेटेड प्रक्रिया है और कैसे होती है उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, ये ऑप्शन सी यहाँ पर गलत टाइप हुआ है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ सी क्या था। तो फ्रेंड्स हमारा सी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है उसके चुनाव से रिलेटेड है। विधानसभा, एक सेकेंड, विधानसभा और संसद के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित। ठीक है, ये किसके रिगार्डिंग है, उपराष्ट्रपति के। तो फ्रेंड्स ये हमारा रॉन्ग होगा। ठीक है, हमारा जो ए ऑप्शन है और जो बी ऑप्शन है, ठीक है, यही हमारे करेक्ट रहेंगे, यानी कि ऑप्शन डी, ए और बी सही होगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, बात करें उपराष्ट्रपति के चुनाव की, तो इसमें है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन इस चुनाव में क्या है, विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारा ऑप्शन गलत था। और ये जो चुनाव है ये एकल सकर्मणीय मत के प्रणाली के द्वारा होता है। ठीक है, अध्यक्ष लोकसभा अपनी प्रथम बैठक के बाद चुनती है, तो वो हमारा करेक्ट था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट एंड सेकंड ठीक था, और जो हमारा बी था, सी ऑप्शन था, वो गलत था। ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमने पढ़ा कि वहाँ पर संसद के दोनों सदन होते हैं, लेकिन विधानसभा के सदस्य वहाँ पर नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजनीति सैद्धांतिकी क्या होती है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग पूछा है, ऑप्शंस देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांतिकी जो है वो क्या है, स्वतंत्र, समानता तथा न्याय के अर्थों को स्पष्ट करती है। करेक्ट है। संविधानों को आकार देने वाले सिद्धांतों एवं विचारों से संबंधित है, ये भी सही है। विधान के शासन, शक्ति पार्थक्य तथा न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांतों की अर्थवत्ता का परीक्षण करती है, तो ये भी सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है राज्यों की विधानसभा, एनसीटी दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभा, संसद के दोनों सदन, राज्यों की विधान परिषद, या फिर ऑप्शन ए यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है, सॉरी ये सी नहीं है, हाँ ठीक है सी ही है, ए बी सी, यानी कि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है ये हमारे करेक्ट रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसमें क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में निम्न लोग शामिल होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका संसद के दोनों सदन। ठीक है, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य वो शामिल होते हैं। सेकंड होता है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और थर्ड होता है आपका दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और ऐसा किस में मेंशन है, ये है 71वां संविधान संशोधन। ठीक है, उसके द्वारा ये सब वर्णित है, तो हमारा जो ई ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। राज्यसभा, लोकसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर रहेगा हमारा संसद के किसी भी सदन के द्वारा क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। ठीक है, और ऐसा क्या है, किस में वर्णित है, ऐसा है 61, आर्टिकल 61 में दिया गया है। और जो है महाभियोग की जो सूचना है वो 14 दिन पहले देनी होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है ये बताना है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं, भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों को चलाया जाना अनिवार्य नहीं है, तो ये रॉन्ग होगा। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। करेक्ट है। एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी एंड सी। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा बजट के बारे में देखते हैं।
संसद एक साल में क्या है 3 सत्रों के लिए बैठक करती है, ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। और बात करें अगर बजट सेशन की, बजट सत्र की, ठीक है, तो ये सबसे लंबा होता है और वर्ष की क्या है शुरुआत में, मतलब स्टार्टिंग में ही इसको आयोजित किया जाता है। यानी कि आप लगा सकते हो ये कब आयोजित होता है, जुलाई टू अगस्त, ठीक है। इस तक क्या है 3 जो हफ्ते होते हैं, 3 सप्ताह तक का मानसून सत्र होता है। और फिर अगर बात करें नवंबर टू दिसंबर, ठीक है, नवंबर टू दिसंबर में 3 सप्ताह का फिर शीतकालीन सत्र होता है। ये पॉइंट्स आपको दोनों याद रखने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ ही कि मेन इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट भी याद रखेंगे कि भारत के संविधान में संसद के सत्रों की कोई संख्या नहीं दी गई है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है। ये फिर से सेम वही रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा संसद के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्रियों में से किसने लोकसभा में अविश्वास मत का सामना करने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह या फिर चंद्रशेखर। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि मोरारजी देसाई, ठीक है। मोरारजी देसाई ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में अविश्वास मत का सामना करने से पहले ही अपना रिज़ाइन दे दिया था, ठीक है। मोरारजी देसाई जो थे ये देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है जिससे रिलेटेड मतलब सेम मतलब ऐसे ही एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जाम्स में, ठीक है, कि वो ऐसे कौन से पहले प्रधानमंत्री हैं जो गैर कांग्रेसी थे, ठीक है। फिर 1977 ईस्वी में क्या है जनता पार्टी की सरकार में उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं पूछा है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है कैग यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो हैं, ठीक है, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी वह भारत सरकार के अधीन पद पर यहाँ पर पद आएगा, ठीक है। पद पर क्या है आगे और बने रहने के लिए क्या होता है पात्र होता है, पत्र नहीं पात्र होता है, ठीक है। तो क्या है ये ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, करेक्ट है। कैग का वेतन भारत संचित निधि से दिया जाता है, ये भी करेक्ट है। उसे भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति ही पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी सही है, यानी कि जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, यही हमारा रॉन्ग है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 148 का फर्स्ट भाग है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है इंडिया का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा यानी कि कैग होगा, ठीक है, जिसको राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट अपने साइन और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा, ठीक है। और बात करें इसके टाइम पीरियड की तो वो 6 ईयर्स, ठीक है, या फिर 65 ईयर्स मतलब उसकी एज के कंप्लीट हो जाने के बाद है उसका क्या है टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है। और इसका जो जब कार्यकाल समाप्त हो जाएगा उसके बाद वह भारत के अधीन पद पर आगे बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा, जो कि इसमें दिया गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन गलत था। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, सही पूछा है। ये देखते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है, ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग होगा, ठीक है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है, ये हमारा करेक्ट रहेगा। नहीं सॉरी ये भी हमारा क्या है गलत रहेगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह से क्या है हमारा सी ऑप्शन ठीक है, यानी कि दोनों कथन गलत है। अब देखते हैं इसमें क्या गलत है। जो राज्य के महाधिवक्ता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, इसलिए हमारा ये यहाँ पर ये वाला पॉइंट गलत हुआ, ठीक है। और बात करें ऑप्शन ए की, तो जो सलाहकारी अधिकारिता है वो आर्टिकल 143 के तहत क्या है सर्वोच्च न्यायालय की होती है। उच्च न्यायालय की अधिकारिता मूल तथा अपीलीय होती है, ठीक है, इसलिए वो दोनों आपको देखने दोनों पॉइंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिस संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है, ठीक है। तो वो कौन से राष्ट्रपति थे। ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर VV गिरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। देखिए 1986 में
ये भारत के क्या थे, राष्ट्रपति थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन अधिनियम के संबंध में जेबी, ठीक है, जेबी विशेषाधिकार है, ठीक है, इसका क्या किया था, प्रयोग किया था। जब राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास असीमित समय तक, मतलब अनलिमिटेड टाइम तक के लिए लंबित कर रखता है, तो इसे संवैधानिक शब्दावली में ही जेबी विशेषाधिकार, निषेधाधिकार क्या है बोला जाता है। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे पॉकेट वीटो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी। ठीक है, आंतरिक अव्यवस्था के कारण की थी। तो ऑप्शन है 1971, 1965, 1975, डी ऑप्शन रख लेते हैं यहाँ पर 1962। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि 1975 में। ठीक है, अब देखिए भारतीय संविधान के जो 44th जो ये संविधान संशोधन है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, सशस्त्र विद्रोह या फिर बाह्य आक्रमण अगर हो जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा की जाएगी। ठीक है, भारत में अब तक आप देखिए 3 बार इमरजेंसी पीरियड लग चुका है। ठीक है, 3 बार लग चुका है, जो कि आपका 1962 में लगा फर्स्ट टाइम, फिर 1971 में, एंड फिर जो थर्ड टाइम था वो 1975 में। ठीक है, ये 3 बार लग चुका है। जब 1962 में लगा था तो भारत चीन युद्ध था, उस कारण लगा था। ठीक है, 1971 में जब लगा था तब भारत और पाक वॉर था, ठीक है, उसमें। और जब लगा था 1975 में तो तब क्या था, आंतरिक अशांति के लिए। इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो रहेगा 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय लोकतंत्र वहाँ है जहाँ पर, ऑप्शन ए देखिए, सांसदों को अपने निर्वाचकों की ओर से विचार और कार्य करने का उत्तरदायित्व प्रत्यायोजित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर संसदीय लोकतंत्रता हुई। जन सहभागिता और सम्भ्रात वर्ग के शासन के बीच संतुलन होता है, तो ये भी संसदीय लोकतंत्र का एक लक्षण है। सरकार जनता के प्रति नहीं बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये भी क्या है, सही है। तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रहेगा, सभी ऑप्शन ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, बात करें लोकतंत्र की तो इसका क्या अर्थ होता है कि लोगों का तंत्र, यानी कि जनता का शासन। ठीक है, भारत में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। ठीक है, ये क्या है, लोकतंत्र है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन से कथन सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संकल्प पारित होने पर या स्वयं पद त्याग दिए जाने पर क्या है, आर्टिकल 65 के 3 के अनुसार यह नए राष्ट्रपति के निर्वाचक तक अपना पद धारण करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, करेक्ट रहेगा। ऑप्शन बी देखते हैं, राष्ट्रपति पद की रिक्ति उसके पदावधि की समाप्ति से पूर्व होती है, तो अनुच्छेद 56A ग के अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति का कार्य संचालन करेगा जब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग रहेगा। और हमारा एक सेकंड, एक बार हम इसको फर्स्ट को ए ऑप्शन को फिर से देखते हैं फ्रेंड्स, ये भी हमारा रॉन्ग था। ठीक है, एक सेकंड, ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो ए और ना ही बी, मतलब दोनों ही गलत है। ऑप्शन में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया तो उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। तो देखिए हमारे जो ए और बी है वो दोनों की दोनों क्या है, रॉन्ग है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, दोनों कथन गलत हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति पद की जो रिक्ति है उसकी पदावधि से या तो पूर्व हो जाती है किसी भी कारण से। ठीक है, तो क्या है, उससे पहले निर्वाचित नहीं हो पाता है या फिर कोई राष्ट्रपति, तो आर्टिकल 56 फर्स्ट ग के अकॉर्डिंग क्या है, यानी जो पदासीन राष्ट्रपति हैं, ठीक है, वो जो है अवधि समाप्ति के बाद भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य संचालन करता रहेगा जब तक कि नया निर्वाचित राष्ट्रपति पद पर धारण नहीं हो जाता। ठीक है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग अगर पारित हो जाता है या फिर वो स्वयं त्यागपत्र दे देता है, तो ऐसे में क्या है, आर्टिकल 65 थर्ड के अकॉर्डिंग जो है उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति चयन तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे करेक्ट आंसर थे। तो जो दोनों के दोनों हैं वो क्या है, रॉन्ग है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देना,
ये तो मतलब देना है, आवश्यक है। राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधायकों पर स्वीकृति देना, ये भी आवश्यक है। विधेयकों पर स्वीकृति देना, ठीक है, ये आवश्यक नहीं है। एक बार इसके आगे ऑप्शन भी देख लेते हैं। राजदूतों की नियुक्ति करने पर आवश्यक है। लोकसभा भंग करना, ठीक है, उस पर भी आवश्यक है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? विधेयकों पर स्वीकृति देना, ठीक है। ये क्या है? इसमें राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन विधेयक सदनों द्वारा फिर से पारित राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्ताव अगर प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति का अनुमति देना अनिवार्य होता है। और जो आर्टिकल 111 है, यानी कि 111 जो आर्टिकल है, इसमें वर्णन किया गया है कि जब कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित कर राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति देंगे या पुनर्विचार हेतु लौटा देंगे, यह राष्ट्रपति का सब विवेक अधिकार होगा, ठीक है, उनकी खुद की समझ से होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? इसका डायरेक्ट आंसर करते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि धारा 356। देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी संवैधानिक प्रणाली जो है असफल हो जाती है तो किसी राज्य में अगर ऐसा हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद यानी कि 356 के अकॉर्डिंग क्या है, लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार की जो सभी पावर्स हैं, सभी उसके कार्य है, वो क्या है, अपने हाथ में ले सकता है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा धारा 356। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? तो ये आपको सभी को पता होगा, ठीक है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। तो फिर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। जो आर्टिकल 60 है, ठीक है, आर्टिकल 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने क्या है, पद की शपथ ले सकते हैं। कौन? प्रेसिडेंट। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो सेशन है वो यहीं ख़त्म होता है। ये क्वेश्चन हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो फ्रेंड्स सभी वीडियोज़ को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आने वाले नोटिस आपको नोटिफिकेशन जितने भी स्टडी रिलेटेड हैं वो आपको टाइम से मिल जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।